हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट देखे थे कि जिसमें एक पोलर थे, दूसरे नॉन पोलर थे, पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन किया गया था। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें चार्जेस सरफेस पर इंड्यूस होते हैं, उस इंड्यूस चार्ज की कैलकुलेशन करना सीखा था। सरफेस चार्ज डेंसिटी तथा पोलराइजेशन वेक्टर में रिलेशन भी निकाला था हम लोगों ने। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की क्या होती है, मतलब कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपनी सरफेस के ऊपर। साथ में देखेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। कैपेसिटर पढ़ेंगे जो कि सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स होता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, जो इसका प्रिंसिपल देखेंगे, कैपेसिटेंस देखेंगे इससे कितनी निकल के आती है। फोर्स जो लगता है दो प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो कैसे लिखा जाता है, उसका एक्सप्रेशन हम कैसे डेराइव कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास के टॉपिक होने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की कैसे लिखी जाती है। तो उसके लिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है और इस स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज जो दिया गया है वो मान लेते हैं कितना है, Q, और इसके ऊपर ये Q चार्ज इसके ऊपर दिया गया और इसकी रेडियस कितनी है, R है। इनिशियली इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं था तो पोटेंशियल 0 था। अब Q चार्ज हो गया तो इसका पोटेंशियल हो गया सपोज V, तो यहां से V की वैल्यू लिखी जा सकती KQ/R। ये आ जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, ये चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसने देखो चार्ज को स्टोर किया है अपनी सरफेस के ऊपर, लेकिन कुछ वैल्यू लिमिट होती है जिस तक ये स्टोर करेगा चार्ज को। इससे ज्यादा अगर चार्ज इसे सप्लाई कर देंगे तो चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा और अपने पास का जो मीडियम होगा ये उसे पोलराइज करने की कोशिश करेगा। एयर होगी तो उसे आयनाइज करने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा हम चार्ज इस पर स्टोर भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम कंडक्टर ना यूज करके सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स यूज करते हैं, जिसको हम कैपेसिटर आगे नाम देंगे। उसमें उसका जो डायमेंशन होता है वो बिना चेंज किए हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हैं वहां पर। तो ये हो गया Q चार्ज और R रेडियस का स्फेरिकल सेल जिसके ऊपर पोटेंशियल इतना है। अब इस पोटेंशियल को देखते हैं, K और R तो कांस्टेंट है, तो K और R कांस्टेंट है तो ये पोटेंशियल राइज जो हो रहा होगा वो चार्ज पर ही तो डिपेंड करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल राइज। पोटेंशियल राइज को अगर हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल राइज V, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, Q सप्लाइड, और इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो 1/C कांस्टेंट जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं C = Q/V। इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर V ध्यान रखेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले पोटेंशियल फिर बाद का पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। इस C को कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का सिंपल मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब स्टोर करने की कैपेसिटी। क्या स्टोर करने की कैपेसिटी? चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। तो यहां पर चार्ज कितना स्टोर किया जा रहा है उसके ऊपर, या कितना चार्ज है किसी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर, उसकी कैपेसिटी तो डिसाइड नहीं करेगा। जितना चार्ज आ सकता है वो आ सकता है। सिंपल एग्जांपल, बकेट है, उसके अंदर पानी है या नहीं है इस बात से थोड़ी डिपेंड करेगा कि हाँ उसमें कितना पानी आ सकता है। जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना पानी ले सकता है, उसमें चाहे जितना कम पानी रखा जाए चाहे ज्यादा पानी रखा जाए, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो पानी स्टोर नहीं कर सकती बकेट। सेम वैसे कंडक्टर्स के लिए है। कंडक्टर के ऊपर कम चार्ज है या ज्यादा चार्ज है इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती उसकी कैपेसिटी, वो तो दोनों का रेशियो है। जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल में राइज होता जाएगा। तो चार्ज भी बढ़ेगा तो पोटेंशियल में राइज भी बढ़ेगा, और जब दोनों बढ़ेंगे तो इनका रेशियो कांस्टेंट निकल के आएगा। तो C इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि उसके ऊपर चार्ज है कितना, लेकिन हम किसी सर्टेन लिमिट तक ही किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा पर वो चार्ज लीकेज स्टार्ट कर देगा और जो अपना मीडियम होगा अगल बगल का उसे पोलराइज करने की कोशिश करेगा, एयर को आयनाइज कर देगा। तो हम किसी सर्टेन लिमिट तक इसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं और ज्यादा, तो इसी कंडक्टर को हम सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स में बदल देते हैं और वहां पर हम डिजाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिसको कहते हैं कैपेसिटर। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में।
तो किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको चार्ज सप्लाई किए गए डिवाइडेड बाय में पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वो उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बराबर लिखा जाता है। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो अभी क्यू और वी पर तो डिपेंड करती नहीं। यहां पर देखो साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज कैसा है मतलब ज्यादा बड़ा कंडक्टर होगा तो उस पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कराया जा सकता है। शेप कैसा है तो उसका शेप भी मैटर करेगा, कैसा है कि उसके ऊपर कैसा चार्ज आ सकता है। नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी भी डिसाइड करती है कि इस पर चार्ज कितना स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा चार्ज अगर स्टोर कर देंगे तो ये मीडियम को पोलराइज करने की कोशिश करेगा और मीडियम आसानी से पोलराइज करने वाला नहीं होगा तो हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड, इसके अगल बगल कौन से कंडक्टर रखे गए हैं, कोई कंडक्टर है उसको चार्ज हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अगल बगल कितने कंडक्टर्स रखे गए हैं उनके प्रेजेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो ये अलग अलग फैक्टर होते हैं जिन पर ये सी डिपेंड करता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, सी क्यू पर डिपेंड नहीं करता। जितने भी एक्सप्रेशन निकलेंगे कैपेसिटेंस के उन सब में क्यों नहीं होगा। यहां वी क्या है तो पोटेंशियल का डिफरेंस, पहले पोटेंशियल जीरो था अब पोटेंशियल वी हो गया, जब चार्ज जीरो था पोटेंशियल जीरो था, अब चार्ज क्यों हो गया पोटेंशियल वी हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज देने पर जो पोटेंशियल में राइज होता है वो चार्ज सप्लाइड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। यहां की डेफिनेशन से निकल के आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन तो पता चल गई कि कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की अब यूनिट डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी यूनिट हो सकती हैं। तो यहां से दिख रहा होगा हमारे पास फार्मूला निकल के आया है C इज इक्वल टू, यहां पर फार्मूला आया है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय में V। ये फार्मूला आया है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। तो यहां से यूनिट क्या लिख सकते हैं, SI यूनिट। तो इसकी SI यूनिट क्या लिखी जा सकती है, तो ऊपर लिखा है चार्ज, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की SI यूनिट लिखी जाती है कूलम। ठीक है, कूलम लिख दिया। और यहां वोल्ट है तो वोल्ट लिख देंगे, तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट में 1 कूलम पर वोल्ट को ही कहा जाता है SI यूनिट में 1 फैरड, 1 फैरड कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक मिसकंसेप्शन बन जाता है 1 फैराडे, फैराडे अलग होता है फैरड अलग होता है। 1 फैराडे होता है 96500 कूलाम के। तो फैराडे जो यूनिट होती है वो किसकी यूनिट है, चार्ज की। फैरड यूनिट किसकी होती है, कैपेसिटेंस की या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। ये याद रखेंगे। इसके और कौन से यूनिट होती हैं, तो इसके कई सारी यूनिट होती हैं, यहां लिख लेते हैं। एक होती है माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को बदलेंगे तो -6 फैरड में जाएगा ये। एक होता है नैनोफैरड, नैनोफैरड को 10⁻⁹ फैरड से बदल लेते हैं। एक और होता है जिसको कहते हैं हम 1 माइक्रोफैरड, इस तरह से लिखा जाता है। कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं 1 पिकोफैरड, और 1 पिकोफैरड होता है 10⁻⁻12 फैरड। ये आता है निकल के। तो ये होती हैं इसके यूनिट्स। ये इतनी यूनिट हम याद क्यों रखते हैं, तो जो फैरड होती है आगे अभी हम देखेंगे कि ये यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है और इस इतनी बड़ी यूनिट को हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। हम प्रैक्टिकल लाइफ में माइक्रोफैरड, नैनोफैरड या फिर पिकोफैरड में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को लिखा करेंगे। तो ये इसकी यूनिट्स हो गई। यहां से इसका फार्मूला निकल आया। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं, क्या बनेगा, यहां लिख देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बनेगा डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्यू, यहां पर V को क्या लिखा जा सकता है, तो आई थिंक पता होगा V इज इक्वल टू लिखा जाता था W डिवाइडेड बाई में क्यू। जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी पोटेंशियल की तब लिखा था। तो इसे लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाई में क्यू, तो क्यू को कैपिटल क्यू ही लिख देते हैं। यहां हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में W। तो अब C की कैपेसिटेंस जो C है उसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, तो ऊपर हो जाएगा A2 T2 AT का स्क्वायर बनेगा। और यहां लिख सकते हैं वर्क डन, तो ML2 T-2 बन जाएगा। इसे फर्दर हम देखो लिख क्या सकते हैं, तो M बन जाएगा -1 और यहां L है
तो L-2 बनेगा, T बन जाएगा 4 और यहां A बन जाएगा 2। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से हम C का डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। आई थिंक बोर्ड के लिए जरूरी है कि डायमेंशन फार्मूला भी कभी मैच करने के लिए आ जाता है, तो याद रखेंगे। इसकी कौन कौन सी यूनिट होती है, यूनिट भी समझ में आई होंगी। तो ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, ये हो गया उसका डायमेंशनल फार्मूला। यहां पर डेफिनेशन कैसे लिखी गई, किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल लिखा, पोटेंशियल देखा तो वो चार्ज सप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो वहां से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो गई, वो शेप साइज और कंडक्टर की शेप साइज पर डिपेंड करती है, उसके अगल बगल मीडियम कैसा है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम पर उसके डिपेंड करती है, उसके अगल बगल कितने कंडक्टर्स रखे गए, कैसे कंडक्टर्स रखे गए हैं, उन पर भी ये डिपेंड करती है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस हम कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटेंस का जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, तो वो फार्मूला था, यहां पर बना लेते हैं सबसे पहले एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल। इस आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल को चार्ज सप्लाई किया गया है क्यों, इसकी रेडियस है r। तो यहां से पोटेंशियल का फार्मूला क्या निकल के आया था, दैट इज की Q बाई R। इसको फर्दर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई में कैपिटल R, ऐसा लिख पाएंगे, पोटेंशियल हो गया। अभी हम लोगों ने देखा कि यहां से Q बराबर C भी लिखा हुआ था, यहां से जो भी डेफिनेशन लिखी थी Q इज इक्वल टू सी बी या C इज इक्वल टू Q बाई बी लिखा था। इसको याद रखने का तरीका एक ट्रायंगल से याद रखेंगे। ये ट्रायंगल होता है इसका, यहां होता है Q, यहां होता है C, यहां होता है V। जिसको निकालना हो उसको बंद कर लो, बाकियों को लिख लो। जैसे Q निकालना है तो Q को बंद करो, C और V बराबर में लिखे हैं तो यहां पर C इंटू V हो जाएगा। इसी तरह से C निकालना हो तो इधर C को बंद करोगे, देखो Q बाई V बचेगा, तो इसे हम Q बाई V लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां से अगर V निकालना हो तो क्या निकल के आएगा, तो V की वैल्यू देखो Q बाई C आ रही है, तो ये Q बाई C बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल होता है Q इज इक्वल टू C भी याद रखने का, जो भी निकालना हो वैल्यू यहां से निकाल ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल लिया, कंडक्टिंग सेल है, उसका पोटेंशियल लिख दिया। अब अगर हम डेफिनेशन यहां से लगा देते हैं, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू definition of कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, तो वो भी हमने देखा, C इज इक्वल टू लिखा जाता है Q डिवाइडेड बाई में V। तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई में V कितना निकल के आया है, तो ये Q डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो ये Q डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बनेगा। यहां से देखो Q से Q कैंसिल होगा, तो C का फार्मूला क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो ये फार्मूला बन जाएगा किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल R बनेगा, R इसकी रेडियस होगी जिसको चार्ज सप्लाई किया गया है Q। अब यहां से C देखो, क्या चार्ज पर डिपेंड कर रहा, बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा, तो इसीलिए चार्ज पर डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो ये C की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर हम अर्थ के कैलकुलेशन करने की कोशिश करें कि अर्थ को अगर हम आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल मान लें, इफ अर्थ इज आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल माने ऑफ कोर्स कंडक्टिंग मानेंगे, तो यहां से इसकी कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये उसे उल्टा लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती, तो इसे उल्टा लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो C की वैल्यू निकल के आती 711 माइक्रोफैरड। अब देखो अर्थ इतनी बड़ी है और उसकी कैपेसिटेंस निकल के आ रही माइक्रोफैरड में, और अगर ये माइक्रोफैरड में निकल के आ रही, इसीलिए यहां पर जो हम लोगों ने यूनिट लिखी है कि फैरड यूनिट जो होती बहुत बड़ी यूनिट होती है,
तो फैरेड यूनिट बहुत बड़ी होती है, तो इसको हम डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे? तो डेली लाइफ में हम माइक्रो फैरेड यूज करेंगे, नैनो फैरेड यूज करेंगे, समटाइम्स पिको फैरेड भी लिखा मिलेगा तो पिको फैरेड भी यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई इसकी। तो अगर अर्थ को आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल मान लिया जाए, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल में कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस हम कंडक्टर की डिफाइन कर रहे हैं। कंडक्टिंग अगर मान लिया जाए आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, तो उसकी जो कैपेसिटेंस निकल के आती 711 माइक्रोफैरेड निकल के आती है। ये देखो कितनी छोटी वैल्यू है और कितनी बड़ी है। इसका मतलब 1 फैरेड अगर हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो उसके लिए कितनी बड़ी, यहां से लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू, ये निकाला जाएगा 1/9 इंटू रेज़ टू द पावर, यहां 9 बन जाएगा, और R की वैल्यू R लिख देते हैं। अगर हम इसे 1 कर देते हैं तो R इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? तो R की वैल्यू हम लिख पाएंगे यहां से 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ये बन जाएगा मीटर। इतने मीटर का अगर स्फीयर होगा तो उसकी जो कैपेसिटेंस निकल के आएगी वो 1 फैरेड होगी। देखो कितनी बड़ी रेडियस है ये, इतनी बड़ी रेडियस तो अर्थ की भी नहीं है। इसीलिए फैरेड जो यूनिट होती, बड़ी यूनिट होती है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसे लिखा है तो लिखा हो सकता, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड का यूज करेंगे। इसके आगे अगर बढ़े तो अगली हेडिंग है हमारी कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ऐसे समझ सकते हैं जैसे रजिस्टर था क्लास 10th में, वैसे यहां पर कैपेसिटर पढ़ेंगे। और आगे एक और एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंडक्टर। तो 3 अलग अलग एलिमेंट हमें क्लास 12th में पढ़ने हैं। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? एक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये द एबिलिटी ड्यू टू विच इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटेंस को डिफाइन किया, तो किसी भी मटेरियल की वो कैपेसिटी, किसी कंडक्टिंग मटेरियल की वो कैपेसिटी जो उसे चार्ज को स्टोर करती है, उसी को क्या कहते हैं हम? कैपेसिटेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? तो वो एक ऐसी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं कैसे। मान लेते हैं यहां पर कोई कंडक्टर बनाया गया है, ऐसा ये कोई कंडक्टर बनाया गया है, और एक इधर दूसरा कंडक्टर बनाया गया है, ये दूसरा कंडक्टर बनाया गया है। इनके ऊपर चार्जेस दिए गए हैं। इसके ऊपर प्लस चार्ज दिया गया है और इसके ऊपर माइनस चार्ज दिया गया है, माइनस चार्ज दिया गया है, ऐसा कुछ। तो प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, इधर जाएंगी, यहां से फील्ड लाइंस निकल करके इधर जाएंगी, यहां से निकलेंगी, इधर चली जाएंगी फील्ड लाइंस। कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस जा रही होंगी, जैसा ये ऐसी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ये इस तरह से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। 2 कंडक्टर को पास पास लेकर के रखा गया, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज दिया गया। ध्यान ये रखना है, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर प्लस क्यू जितना चार्ज होगा, ठीक उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा माइनस क्यू। और इनको थोड़ी डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाता है। मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितना है, d है। इसका पोटेंशियल अगर v प्लस है और इसका पोटेंशियल v माइनस है, तो हम इसकी कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हैं? तो अभी पढ़ा, c इज इक्वल टू लिखा जाता है q डिवाइडेड बाय में v, और v होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहां पर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब भी लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा q डिवाइडेड बाय में v। v क्या हो जाएगा? तो v प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा देंगे, v माइनस हो जाएगा, ये c बनेगा। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखने के लिए हमें पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए होगा। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। q बाई c करेंगे तो वहां से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? 2 ऐसे कंडक्टर का सिस्टम होता है जिस पर सेम चार्ज होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट चार्ज होता है, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। दूसरा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से बना और इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से क्यों समझ रहे हैं।
तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर जो ये प्लेट्स हैं इनको पहले चार्ज किया गया होगा, तो ऐसे समझते हैं ये कोई कंडक्टर है, रैंडम शेप का कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या चार्ज और एनर्जी स्टोर होती है या नहीं। सबसे पहले मान लेते हैं इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दी जा रही है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां पहुंच गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां चलेगा तो जो ये पहुंच चुका है यहां, ये वाला क्या है, यहां पर पहुंच चुका है सरफेस के ऊपर, ये सरफेस पर पहुंच चुका है, तो जब ये इधर की तरफ आएगा तो इस पर ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। फिर भी अगर हम इसे यहां लाना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। फिर दूसरा हो गया, तीसरा चार्ज यहां लेकर के आएंगे तो फिर हमें कुछ ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे किसी कंडक्टर को चार्ज की सप्लाई दी जाएगी वैसे वैसे क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज दे रहे हैं इसे तो, लेकिन चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन भी हो रहा है। और यहां पर ध्यान ये रखेंगे चार्ज को जो लेके आया जा रहा है वो कैसा है, स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं। तो स्लोली स्लोली लेके आएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डब्ल्यू के बराबर लिखा जाता है। स्लोली लेकर के आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी हर एक पॉइंट पर अप्रोक्सीमेट 0 रहेगी। तो जितना वर्क डन होगा वो इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहां से समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर काम करता कैसे है। दो प्लेट हैं, उन दोनों प्लेट को चार्ज करना शुरू किया, तो जब चार्ज करना शुरू करेंगे तो इनिशियली चार्ज जो पहला जाएगा तो ठीक है वो ज्यादा रिपल्सन फील नहीं करेगा, फिर भी रिपल्सन वो फील करेगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो रिपेल करेंगे। दूसरा भी तरीका हो सकता है कि एक ऐसा आइसोलेटेड कंडक्टर है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर से हमें एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना होगा। और एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा, चार्ज तो यहां से कम हो रहा, मतलब ये चार्ज हो रहा है, और एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है और स्लोली स्लोली कर रहा है। इसका मतलब वर्क डन ही किसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वही डेफिनेशन लिखी गई है कि कैपेसिटर जो होता है एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या डिवाइस होता है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन होगी, चार्जिंग जब की जाएगी तो वहां पर वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है, दो कंडक्टर पास पास रखे गए, यहां फील्ड भी बन रहा है, इस फील्ड में एनर्जी भी, चार्ज तो है ही। तो एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में, तो उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा कर पाता है उसी को कहा जाता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। आई थिंक ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। जब भी ये फार्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है किसी कैपेसिटर का। अभी हम लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ी किसी कंडक्टर की, और उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो कहा था कि उसके बगल एक दूसरा कंडक्टिंग प्लेट रख दो या कंडक्टर रख दो, उन पर अपोजिट चार्जेस हो जाए। जैसे अभी देखा कैपेसिटर में यहां पर कि दो अलग अलग कंडक्टर हैं, उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस है, सेपरेट है कुछ डिस्टेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कैपेसिटेंस वहां पर डिफाइन की जाती है। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है, इस प्रिंसिपल को समझते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ ऐसा है, ये कोई इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये कोई इंसुलेटिंग स्टैंड है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसा इंसुलेटिंग स्टैंड है। इसके ऊपर एक कंडक्टिंग प्लेट रखी गई है, ये कंडक्टिंग प्लेट इसके ऊपर रखी गई, और इस कंडक्टिंग प्लेट को दिया गया है चार्ज, इस कंडक्टिंग प्लेट को दिया गया है चार्ज। कुछ इस तरह से इसे चार्ज दिया गया। यहां पर ये क्या है, सॉलिड इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको चार्ज दे दिया गया, इसके ऊपर चार्ज कितना है, सपोज क्यों है, और ये चार्ज मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है, इससे ज्यादा चार्ज इसे सप्लाई नहीं किया जा सकता,
इससे ज्यादा अगर चार्ज सप्लाई कर देंगे तो ये मीडियम को पोलराइज करने की कोशिश करेगा, मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आयनाइज कर देगा, चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा, तो उतना चार्ज हमें नहीं देना। ये मैक्सिमम वैल्यू है और इसका पोटेंशियल कुछ हो गया है, सपोज V हो गया है। बिल्कुल बेसिक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कोई कंडक्टिंग प्लेट थी, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया गया ताकि चार्ज इसका सरफेस में ना चला जाए, अर्थिंग पड़ी थी कंडक्टर की। तो क्या किया गया, इसको चार्ज दे दिया गया। इसको चार्ज दिया गया तो इसके साथ में क्या हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की, इससे ज्यादा चार्ज स्टोर किया ही नहीं जा सकता, मतलब चार्ज हो गया फिक्स। ठीक है, अब इसका कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल अगर कुछ लिखा गया है, V पोटेंशियल लिखा गया है, इस पोटेंशियल को कम अगर कर दिया जाए, यहां पर हम लोगों ने देखा था C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई में V। तो अगर हम V को कम करने की कोशिश करें, मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता पहले जितना था अब जितना है, उस पोटेंशियल का डिफरेंस जो V है, इसको अगर कम कर दिया जाए किसी तरह से, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो अगर ये ऐसा हम बनाने की कोशिश करें कि इसके पोटेंशियल को कम कैसे किया जा सकता है, तो इसके पोटेंशियल को कम करने के लिए एक काम करते हैं, यहां पर लेकर के आते हैं सामने एक प्लेट। ठीक है, ये प्लेट कैसी है, तो इस प्लेट के बारे में लिख देते हैं, ये है अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है ये। तो जैसे ही इसके सामने लेकर के आया जाएगा, तो हम लोगों ने चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पढ़ा था, पोलराइजेशन भी सब कुछ पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक पहले ही कवर कर लिया है, उसे बीच में पढ़ाया जाता है कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर ही समझ में नहीं आता है, इसलिए पहले पढ़ लिया है। तो जब भी इसके सामने कोई कंडक्टिंग प्लेट आएगी, ये पोलराइज होगा, और पोलराइज होगा तो सामने कैसा चार्ज बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, ऐसा कुछ निगेटिव चार्ज बनेगा। अब देखो, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल था, अब ये निगेटिव चार्ज बना है, तो इस इफेक्टिव पोटेंशियल जो इसका है, जैसे मान लेते हैं इसका पोटेंशियल प्लस 10 वोल्ट था। ठीक है, जैसे इसके सामने चार्ज पोलराइज होके माइनस वाला आया, मान लेते हैं उसका -5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो ओवरऑल अब इस प्लेट का इफेक्टिव पोटेंशियल लिखेंगे तो 10 - 5 दैट इज +5 वोल्ट लिखा जाएगा। देखो इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो गया कि नहीं कम हो गया, पहले इसका 10 था, इसका मान लेते -5 बना है, तो 10 था, ये -5, तो यहां से नेट पोटेंशियल अब कितना बचा इस प्लेट के पास, प्लस का 5 वोल्ट। पोटेंशियल गया कम हो, तो पोटेंशियल जैसे कम हो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। ठीक है, लेकिन इधर जब ये माइनस आया, उसके साथ में इधर भी तो प्लस आएगा, इसकी दूसरी साइड क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये प्लस आ गया, तो इसने क्या किया, पोटेंशियल को कम कर दिया, प्लस वाले ने पोटेंशियल फिर से बढ़ा दिया, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया जितना पहले था। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इसका +10 था, इसका माइनस था, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में कुछ आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा कि 5 और आ जाए और मिला के 10 कर दे, क्योंकि देखो इधर वाली जो प्लेट है, मतलब प्लेट तो एक ही है, इधर वाला जो इसका फेस है, इधर वाला फेस है, ये चार्जेस रिलेटिवली माइनस चार्ज से थोड़ा दूर है, और अगर थोड़ा दूर होंगे तो जो इनका पोटेंशियल बनेगा इसके लिए वो थोड़ा कम बनेगा, 5 से तो थोड़ा ही कम बनेगा ना। तो अब हम बता रहे थे कि इसका पोटेंशियल कम कर दिया जाए, और इस प्लस की वजह से पोटेंशियल फिर से इसका बढ़ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम यहां से V कम करेंगे तो C बढ़ जाएगा। कम करने की कोशिश की, नॉन कंडक्ट मतलब कंडक्टिंग प्लेट लेके आए जो चार्ज नहीं थी, पोलराइजेशन हुआ, प्लस माइनस बने, इसने पोटेंशियल कम किया, इसने पोटेंशियल फिर से बढ़ा दिया। फिर से पोटेंशियल को हम कम करना चाहते हैं, तो पोटेंशियल को कम करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर देखते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो ये फिगर यहां पर जैसे बना, ये फिगर यहां बना है, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट थी। ठीक है, इसके ऊपर इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहां पर इंसुलेटिंग स्टैंड रखा गया था, ये इंसुलेटिंग स्टैंड रखा गया था, इसको फिल कर देते हैं, इसको फिल कर देते हैं, कुछ इस कलर से फिल कर दिया गया। अब आगे सामने इसकी एक और प्लेट रखी गई, उस प्लेट को भी बना लेते हैं, ऐसा ये प्लेट बन गई। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। ये प्लेट जैसी थी वैसे बना लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज था, सारी चीजें थी। इधर निगेटिव चार्ज है,
उधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ने पोटेंशियल बढ़ाया है, इसी वजह से हम इस पर थोड़ा और चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। करते क्या है, इसको कर देते हैं ग्राउंड, इसको ग्राउंड कर दिया। जैसे ही इसको ग्राउंड किया क्या होगा, इसकी जो सेकंड वाली प्लेट मतलब फेस था, इस प्लेट का दूसरा वाला जो फेस था पॉजिटिव वाला, उसका चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड से निकलेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन और वो जाकर के उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर ये क्यों नहीं जा पाएंगे माइनस वाले, तो माइनस वालों के ऊपर पॉजिटिव प्लेट ने लगा रखा अट्रैक्शन का फोर्स, उन्हें नहीं जाने देगा। तो अब क्या होगा, ये ओवरऑल चार्ज क्या होगा, इस सरफेस पर फैल जाएगा, पूरी सरफेस पर, इसी फेस पर इधर सामने की तरफ फैल जाएगा और सामने की फेस पर फैलेगा। तो अब देखो इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज, इस पर जितना प्लस उतना ही इसके ऊपर माइनस चार्ज बना। तो इसके ऊपर हमारे पास मान लेते हैं प्लस क्यों है, इसके ऊपर माइनस क्यों है। अब इनके बीच में चार्ज और ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। इफेक्टिव पोटेंशियल तो कम हो गया, पोटेंशियल जैसे कम होगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी मतलब चार्ज हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रिंसिपल जो था वो समझ में आया होगा। और यहां पर लिखा भी गया है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इनहैंस्ड बाय प्लेसिंग अनदर अनचार्ज्ड ग्राउंडेड कैपेसिटर कंडक्टर नियर इट। ये ग्राउंडेड कंडक्टर है, इसके पास अगर रख दिया जाता है तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती, यही है प्रिंसिपल कैपेसिटर का। और कैपेसिटर को कभी कभी हम कंडेंसर भी नाम देते हैं, जो पंखे में लगाया जाता है कंडेंसर कहते हैं, तो कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहा जाता है। तो ये प्रिंसिपल क्या था, आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। प्रिंसिपल सिर्फ इतना है कि हम किसी तरह से कोई भी कंडक्टर है उसका पोटेंशियल कम कर दें, पोटेंशियल कम करेंगे कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या किया, अनचार्ज एक प्लेट लेकर के आए, पोलराइज हुई, माइनस ने पोटेंशियल कम किया, प्लस वाले ने फिर से बढ़ा दिया। तो क्या किया, प्लस वाले को हटा दिया ग्राउंड करके, अब इस पर पोटेंशियल जाएगा ही नहीं इधर वाले के ऊपर कोई, क्योंकि जीरो पोटेंशियल पर चला गया है। तो अभी इन दोनों के बीच में चार्ज की और ज्यादा क्वांटिटी स्टोर कर सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी कैपेसिटर का। ये हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद बढ़ते हैं कैपेसिटर डिपेंड किन किन चीजों के ऊपर करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा यहां पर प्लेट होती है, मतलब कंडक्टिंग प्लेट होती है, उनके बीच में स्टोर किया जाता है चार्ज। तो इनको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ प्लेट कैसे डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं एक ऐसी प्लेट है, ठीक है, और इसके सामने एक ऐसी प्लेट है, ये ऐसी प्लेट है। अब इनका एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब इनका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज हम इनके ऊपर एक्यूमुलेट करा सकते हैं। तो जितना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कराएंगे, मतलब जितना ज्यादा चार्ज से मतलब उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। जो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, जो बकेट जितना पानी ज्यादा स्टोर कर सकती है, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती। सिमिलरली यहां पर जिस कंडक्टर के पास जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कराया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो एरिया बढ़ने से चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, इनकी सरफेस पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटेंस जो होती है एरिया बढ़ने के साथ बढ़ती है। आगे हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी लिख रहे हैं कि एरिया बढ़ने के साथ बढ़ती है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो अलग अलग प्लेट हैं। कैपेसिटर में ध्यान ये रखेंगे, यहां पर जो हम लोगों ने अभी बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा है कि यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं कैपेसिटर के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इन चार्जेस को अगर हमें होल्ड करके रखना है, किसी कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया और वो लंबे समय तक चार्ज को रखे अपने पास, इसके लिए जरूरी है इन चार्जेस को कोई होल्ड करके रखे। तो होल्ड करके कौन रखता था, विदाउट कंडक्शन डाइलेक्ट्रिक। तो इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किए जाते हैं। नाम भी हम लोगों ने देखा था बेरियम टाइटेनेट, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1200 थी। तो वो अगर इनके बीच में फिल कर दिया जाए तो इनके चार्जेस को बाउंड करके रखेगा, जाने नहीं देगा। तो ये कैपेसिटर चार्ज रहेगा एक लंबे समय तक। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर का सिंबल तो देखा ही है। कैपेसिटर का सिंबल देखो, दो लाइनें बनाई जाती हैं। तो इसको हम सर्किट में डिनोट जब करते हैं, सर्किट को हम CKT से लिखते हैं। सर्किट में जब डिनोट किया जाता है तो कुछ इस तरह से दो बराबर लाइनें खींची जाती हैं, कुछ इस तरह से, या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा मिलता है, कुछ इस तरह से, ऐसा। ये एक लाइन ये टेढ़ी है, एक सीधी लाइन है। अगर ये फिक्स कैपेसिटर हैं, इनकी कैपेसिटेंस फिक्स है, इसकी भी कैपेसिटेंस फिक्स है। अगर वेरिएबल दिखाना हो तो इस तरह से दिखाना है, बराबर लाइनें खींच के इसे काट देते हैं तो ये वेरिएबल हो जाएगा। इस वाले केस में सेम है, बराबर लाइनें खींच के इसे काट दो तो यहां पर ये क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है। और अगर इनको किसी सर्किट में जोड़ा जाता है तो सर्किट में कुछ ऐसा होगा। ये अगर कैपेसिटर है, दो प्लेटें होती हैं,
प्लेटें हो गई। इनमें जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस के लिए हमें सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर हम सर्किट के अंदर इन दो टर्मिनल के साथ इसे जोड़ते हैं तो यहां पर एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है सर्किट का, और वो रेजिस्टेंस क्या करता है, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है। तो वो जो बनाया गया है वो प्रैक्टिकल कैपेसिटर है। अगर हम उसे ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं करेंगे तो भी वो अपना पाथ कंप्लीट करके एक टाइम के बाद में चार्ज वहां से चले जाएंगे, मतलब हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो वो प्रैक्टिकल कैपेसिटर है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ना है। यहां पर हम आइडियल कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज कर दिया तो चार्ज रहेगा, चार्ज नहीं है तो अनचार्ज, उस पर चार्ज कोई नहीं, चार्जेस का लॉसेज नहीं देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंबल कि कैसे हम सर्किट में इसे डिनोट करते हैं। और यहां पर ये डिपेंड किस पर करता है, तो जितना ज्यादा एरिया होता है कैपेसिटर की प्लेट का उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। दैट मींस कि कैपेसिटेंस जो होती है वो एरिया, जो प्लेट एरिया होता है जिस पर चार्ज एक्यूमुलेट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, प्लेट के बीच में सेपरेशन समझते हैं। प्लेट का सेपरेशन अगर कम हुआ तो अगर सेपरेशन कम होगा तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो जल्दी पोलराइज होगा। और डाइलेक्ट्रिक जितनी जल्दी पोलराइज होगा, प्लेट की जो प्लेटें होती हैं वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएंगी। पोलराइजेशन की वजह से चार्ज होल्ड रहेंगे और होल्ड चार्ज की वजह से वो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब है अगर डी को कम कर दिया जाए तो सी बढ़ जाएगा। इसका दूसरा भी उल्टा सही है कि अगर डी को बढ़ा दिया जाए तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, और ऐसा होगा तो सी उनकी कम हो जाएगी। इसका मतलब सी जो होता है 1/d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। मीडियम बिटवीन द प्लेट, अभी देखा कि कंडक्टिंग जो प्लेट होती है उनके बीच में हमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन भी मैटर करता है, पोलराइजेशन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम के हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में मीडियम की हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो इसे लिख सकते हैं जो सी होता है वो के पर डिपेंड करता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा परमिट करेगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उस कैपेसिटर की। तो ये हो गया मीडियम पर डिपेंडेंस, और ये हो गई दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना रखा जाना चाहिए, और ये हो गया एरिया। एरिया ज्यादा, चार्ज एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम होगा, वहां पर जो पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक का वो बहुत जल्दी होगा, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन जल्दी होगा तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। मीडियम का अगर के ज्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, मीडियम का के कम होगा तो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। इसीलिए जो ज्यादा वैल्यू रखते हैं, जिनका के ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिनका ज्यादा होता है, जिन मीडियम का, उन मीडियम को हम प्लेटों के बीच में ला करके रखते हैं। डाइलेक्ट्रिक जिन्हें कहा जाता है उनको हम प्लेटों के बीच में ला के रखते हैं, वो चार्जेस को अच्छे से होल्ड करते हैं। ये तो डिपेंडेंस हो गई। अब बात करते हैं कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, जब भी काम लगेगा तो उनको हम यूज किया करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है प्लस क्यू और माइनस क्यू दे दीजिए अलग अलग प्लेट को। ठीक है, एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस क्यू दे दीजिए। स्टेप दूसरा स्टेप है फाइंड ई का एक्सप्रेशन पता कीजिए। ठीक है, स्टेप 3, तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में ई पता चल जाए तो वी निकालिए। वी निकालने के लिए दो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना पड़ेगा। ई कांस्टेंट है अगर, ठीक है, और ई वेरिएबल है अगर, वेरिएबल है तो अगर ई कांस्टेंट होता है तब तो डायरेक्ट हम वी निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू ई डी से। ठीक है, और अगर वेरिएबल होता है तो यहां पर हम लोग लगाते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 है फार्मूला लगाइए सी का। सी का फार्मूला क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाय में वी होता है। जो भी स्टेप 3 से वी निकल के आए, चार्ज को उससे भाग दे दीजिए, मतलब चार्ज को उस पोटेंशियल डिफरेंस से भाग दे दीजिए, सी निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकालने के लिए। हम लोग यहां पर अभी देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज दीजिए,
फिर ई का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कीजिए, फिर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालिए। अगर ई कांस्टेंट तो डायरेक्ट ई डॉट डी ई डी से निकल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और जब वेरिएबल होगा तो हमें dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लगाना पड़ेगा, फिर सर्टेन लिमिट्स के अंदर हमें इसे डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब वैल्यू मिल जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। फिर फार्मूला लगा देंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, निकल आएगी उस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस। तो ये बेसिक 4 स्टेप होते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अप्लाई करना सीखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। इसको बैटरी से भी कनेक्ट किया गया है, चार्जेस दिए गए हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, इसका प्लेट एरिया ए है, उसका भी प्लेट एरिया है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी दिया गया है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, पैरेलल प्लेट्स होती हैं, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, वो स्क्वायर भी हो सकती, इवन वो सर्कुलर भी हो सकती हैं। जब इस तरह की प्लेट ली जाती हैं, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट ली जाती है, तो उनमें हमें एज इफेक्ट दिखाई देता है। ये एज इफेक्ट क्या होता है, इस एज इफेक्ट को समझते हैं इधर, यहां पर एज इफेक्ट, या फिर इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। फ्रिंजिंग इफेक्ट कहा जाता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट। अभी होता क्या है एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग इफेक्ट, इसको समझते हैं। प्लेट ले लेते हैं 2, एक ये प्लेट है, एक दूसरी ये प्लेट है, 2 अलग अलग प्लेट हो गई। इनके ऊपर चार्जेस हैं, इस पर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है सपोज, कुछ इस तरह से। फील्ड लाइंस निकल रही हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं, तो कुछ इस तरह से प्लस से फील्ड लाइंस निकलती माइनस की तरफ जाती हैं, ऐसा कुछ इधर की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसा हो रहा होगा। बिल्कुल सिंपल है, फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्लस से निकलती माइनस की तरफ जाती हैं। एक कॉन्सेप्ट यहां पर देखो, जो एज है, किनारे वाले जो पॉइंट्स हैं, वहां पर फील्ड लाइंस देखो कैसे निकल रही हैं। यहां पर जो ई है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां एज पर जो ई है वो नॉन यूनिफॉर्म है। जो नॉन यूनिफॉर्म है एज के ऊपर, इसी को हम कहते हैं एज इफेक्ट। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम स्क्वायर प्लेट लेते हैं या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं, तो उसके फील्ड जो होता है, उसके अंदर जो फील्ड बनता है वो बिटवीन द प्लेट तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन एज पर ये यूनिफॉर्म नहीं रहता। और एज यूनिफॉर्म ना होने की वजह से यहां पर जो इफेक्ट दिखाई देता है उसी को एज इफेक्ट कहा जाता है या फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये फ्रिंजिंग इफेक्ट हो गया। इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, हाउ टू अवॉइड, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने का तरीका यह है कि प्लेट लार्ज होनी चाहिए। लार्ज प्लेट अगर ले ली जाए, लार्ज प्लेट, लार्ज प्लेट का मतलब क्या है, प्लेट डायमेंशन, प्लेट डायमेंशंस, प्लेट डायमेंशन में क्या हो गया, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, ये बहुत ज्यादा होने चाहिए, विल बी मोर। किसके कंपैरिजन में, तो जो डी इनके बीच का सेपरेशन लिखा जाता है उस सेपरेशन डी से। अगर ये डी सेपरेशन इनके बीच में, ये इनके बीच में सेपरेशन डी है, तो इनके बीच के सेपरेशन डी के टर्म में अगर देखा जाए तो इनकी जो लेंथ और विड्थ होती हैं वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो हम उनको लार्ज प्लेट कंसीडर करेंगे। लार्ज प्लेट के केस में ये जो एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर भी और अगर इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो और अवॉइड करने का तरीका है, प्लेट एक ऐसी ले ली जाए, सर्कुलर प्लेट ले ली जाए, सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट लेने से भी एज इफेक्ट या फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट को कम किया जा सकता है। ये इफेक्ट समझ में आया। इस पर अगर शॉर्ट नोट्स लिखना हो तो लिख सकते हैं। एज इफेक्ट क्या होता है,
जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट होती हैं उनमें प्लेटों के बीच में जो फील्ड होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म होता है, लेकिन एज जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, वहां पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, और फील्ड नहीं यूनिफॉर्म होता है, इसी इफेक्ट को कहते हैं एज इफेक्ट। अवॉइड करने का तरीका लार्ज प्लेट ले ली जाए। अब लार्ज प्लेट का मतलब ये नहीं इनफाइनाइट एक्सपेंशन हो उनका, उनके बीच का सेपरेशन जो होता है उनकी डायमेंशन की कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो उनको हम लार्ज प्लेट मानेंगे, और लार्ज प्लेट के लिए ये वैल्यू कम की जा सकती है, जो एज इफेक्ट हो रहा है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन है ऑफ टू लार्ज प्लेन, यहां देखो लिखा भी गया है, लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। यहां पर देखो उस इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए डेफिनेशन में ही पहले से लिख दिया है कि लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एज इफेक्ट दिखाई नहीं देगा हमें। ठीक है, एक प्लेट यहां पर इस तरह से रखी गई, उसके सामने ये प्लेट दूसरी यहां पर इस तरह से रखी गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाले पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ दिया गया कुछ इस तरह से। तो ये सेपरेशन कितना d है, इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया, चार्जेस आ गए इनके ऊपर। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। पहला तो ये तरीका हो गया, यहां पर देख लिया प्लेटें कैसी हो सकती हैं, स्क्वायर शेप में हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं। ठीक है, एज इफेक्ट को भी देख लिया कि एज इफेक्ट क्या होता है, यहां पर कैसे उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अब यहां पर कैलकुलेशन करनी है कि फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, डिफरेंस, साथ में इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो सबसे पहले जो भी हम लोगों ने स्टेप्स लिखे हैं इधर, पहले क्या प्लस क्यू माइनस क्यू, ऑलरेडी इनके ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू बनाए गए हैं। ठीक है, एरिया भी दिया गया, डिस्टेंस भी दिया गया। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है फाइंड ई। ई निकाल लेते हैं, चलो ई निकालते हैं। सबसे पहले अगर यहां कहीं पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं सपोज वो पॉइंट पी है, तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर फील्ड बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये प्लेट क्या है, प्लेट 1 है। ठीक है, और ये क्या है, प्लेट 2 है। तो प्लेट 1 की वजह से जो फील्ड बनेगा वो E1 इधर बनेगा। ठीक है, और प्लेट 2 नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट की तरफ फील्ड बनता है, तो इसका फील्ड भी किधर बनेगा, E2 उसी साइड में बन जाएगा। इसका मतलब है फील्ड एट पॉइंट, फील्ड सम मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर फील्ड लिखें तो ये लार्ज प्लेट है। लार्ज प्लेट का फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है लार्ज प्लेट का फार्मूला? E1 इज इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ठीक है, और E2 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। दोनों का सिग्मा तो सेम है। ये क्या होगा, प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ होगा, और ये क्या होगा, तो ये भी प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ आएगा। दोनों की डायरेक्शन में मिल गई। तो अगर नेट लिखा जाए फील्ड एट पॉइंट P तो क्या लिखेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो E1 प्लस E2 कर लेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा, इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सिग्मा को रिप्लेस कर देते हैं यहां से, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए लिखेंगे हम लोग ऐसा, तो यहां लिख देते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ये क्या निकल के आया, P पॉइंट पर फील्ड निकल के आया। अब इस फील्ड को देखो, वेरिएबल तो है नहीं, यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल डायरेक्ट निकालेंगे E इंटू डी से, डी सेपरेशन हो जाएगा इनके बीच का। तो यहां वापस चलते हैं, यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू ई डी सेपरेशन है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E का फार्मूला निकल के आया है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में आ जाएगा D। ठीक है, अभी क्या मान के चल रहे हैं, ये फील्ड कब लिखा गया है, फील्ड तब लिखा गया जब मान लेते हैं इनके बीच में क्या है, कंप्लीटली एयर भरी हुई। ठीक है, एयर है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। 4th स्टेप अगर लगाएंगे तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू definition of कैपेसिटेंस की डिफिनेशन अगर लगाई जाए तो यहां क्या लिख पाएंगे, C इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q बाई V। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो यहां पर हमारे पास Q तो Q है ही, V का एक्सप्रेशन निकल के आया है QD डिवाइडेड बाई में A एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस यहां से C की एक्सप्रेशन निकल के आने वाली है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, D बन जाएगा।
ये एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ये बन जाएगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई। आई थिंक ये फार्मूला समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इस फार्मूले को उस केस के लिए लेकर के चलते हैं जब उनके बीच में एयर ना हो। तो एयर नहीं होगी तो क्या होगा, यहां पर देखते हैं, इसे जनरलाइज कर देते हैं। इसको जनरलाइज ऐसे करते हैं, मान लेते हैं ये प्लेट है, पहली प्लेट, ये पहली प्लेट हो गई, एक दूसरी प्लेट यहां पर हो गई, ठीक है, एक तीसरी प्लेट यहां है, ये तीसरी प्लेट हो गई। तीसरी प्लेट का मतलब ये डाइलेक्ट्रिक रखा गया है इसके अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक रखा गया पूरी तरह से है। फिल है, ये फिल कर देते हैं पूरी तरह से इसे, कुछ ऐसा, ये ऐसा रखा गया, ये फिल कर दिया गया कंप्लीटली। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया गया है वो मान लेते हैं कैपिटल के है, ठीक है। और ये प्लेट हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। पूरी तरह से के डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है इसके अंदर। तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या लिखी जाएगी, देखो ई के फार्मूला बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट था जहां पर, वहां पर एप्सिलॉन नॉट के बनेगा, और एप्सिलॉन नॉट के बनेगा तो देखो एप्सिलॉन नॉट के साथ ही के लगा देते हैं, तो सी का जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज ऐसे करेंगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय में डी बनेगा। एप्सिलॉन को तो लिखना जानते हैं, क्या होता है एप्सिलॉन, यहां लिख लेते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये चीज समझ में आ रही होगी। इसको रिप्लेस करेंगे, यहां एयर होगी तो 1 रख देंगे, अदरवाइज के जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया गया होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली जाती है। आई थिंक ये फार्मूला याद हो जाएगा। ये हो गया, ये कैसे डेराइव किया गया ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पूरे में ना भरा हो, कुछ पार्ट्स हो जिसमें भरा गया हो। छोटा सा पार्ट है, मान लेते हैं टी डिस्टेंस है, उसमें भरा गया है। तो अगर ये टी डिस्टेंस में भरा गया तो इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये t है, ये d है, तो इधर क्या बन जाएगा, इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, d माइनस टी माइनस x बनेगा। एक बार देखेंगे, d में से x और t को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा इधर वाला गया, ठीक है। यहां पर जो फील्ड बनेगा, यहां पर जो फील्ड बनेगा इस वाले केस में, तो फील्ड तो इस साइड में होगा, लेकिन कितना होगा, तो इसे लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई में A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर है, यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, यहां पर भी एयर है, इसका भी फील्ड बनेगा इधर, तो ये बन जाएगा राइट साइड में, तो Q डिवाइडेड बाई में A एप्सिलॉन नॉट बनेगा, ठीक है। ये भी ठीक है। जो बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, डाइलेक्ट्रिक में जो फील्ड बनेगा वो कितना लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा Q डिवाइडेड बाई में K A एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड बनेगा इसके अंदर। अब इस फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर लेते, कैलकुलेट तो हो ही गया फील्ड, पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल निकालते हैं यहां से यहां, यहां से यहां पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो E जो एयर में है उसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी लिख ली है, Q डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट होगा, और E जो डाइलेक्ट्रिक में है, डाइलेक्ट्रिक में है वो क्या है, तो वो है Q डिवाइडेड बाई में K A एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, यहां से यहां इस पहले गैप में निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, E एयर का साथ में कितने में है, तो D डिस्टेंस, D में X डिस्टेंस में है ये, प्लस दूसरे वाले का निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये मिल जाएगा हमारे पास E डाइलेक्ट्रिक का इनटू में T से मल्टीप्लाई करा देंगे, ED से लिख रहे हैं, कांस्टेंट तो है ही ये। यहां पर फिर से E एयर आएगा और इसको मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, तो D माइनस टी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। ED करके लिख दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस को इकट्ठा करके कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो एयर x लिखा गया है यहां पर, ठीक है, तो इसे लिख देते हैं। एयर का क्या होता है, तो एयर का होता है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स बनेगा, प्लस
इसका क्या आया था, तो इसका निकल के आया है Q डिवाइडेड बाई में के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में T बनेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो Q डिवाइडेड बाई में ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस Q ए एप्सिलॉन नॉट, यहां पर बन जाएगा T और यहां पर क्या बनेगा, तो इसे लिख सकते हैं माइनस Q डिवाइडेड बाई में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में x बन जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गए, x वाला टर्म ही गायब। x वाला टर्म गायब का मतलब ये हुआ कि ये कहीं भी रखा गया हो इनके प्लेटों के बीच में, इसकी पोजीशन पर इंडिपेंडेंट होता है कैपेसिटेंस, क्योंकि अब x बचा ही नहीं। अब बाकियों को इकट्ठा करके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट को ले लेते हैं कॉमन, तो क्या मिलेगा यहां पर देखो, T बाई के यहां मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा D और वहां पर मिल जाएगा माइनस T। तो इसको फर्दर सही करके लिखें तो लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख सकते हैं D माइनस T प्लस T बाई के मिलेगा। ये क्या निकल के आया है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकल के आया है। और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को स्टेप नंबर 4 पर लेकर चलते हैं। तो स्टेप नंबर 4 पर जब लेकर चलेंगे तो क्या लिख पाएंगे, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई में V। Q की वैल्यू Q है, V की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो V की वैल्यू आई है Q इंटू में D माइनस T प्लस T बाई के निकल के आया है, साथ में यहां निकल के आया है A एप्सिलॉन नॉट। प्लट के ऊपर भेज देते हैं, Q से Q कट जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में D माइनस T प्लस T बाई के बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला किसका, जब पार्शियली फिल्ड होगा डाइलेक्ट्रिक किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तब का फार्मूला है ये। ठीक है, आई थिंक ये भी चीज समझ में आई होगी। फार्मूला निकल आया। इस फार्मूले को अब हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे, अलग अलग केस बनाते हैं। जैसे केस नंबर पहला, तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल, फॉर ए डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। डाइलेक्ट्रिक मटीरियल के लिए हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में देखा था K ग्रेटर देन 1 होता है, और K ग्रेटर देन 1 होगा तो जो D इफेक्टिव निकल के आएगा वो D से कम होगा। ठीक है, D से कम होगा इफेक्टिव D। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, सेकंड केस क्या है, C इज independent of पोजीशन। पोजीशन से इंडिपेंडेंट आ रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, क्योंकि x आया ही नहीं, x हम लोगों ने माना था, x डिस्टेंस इधर है, d माइनस टी माइनस एक्स इधर है, x कट गया, नहीं आया, पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। केस नंबर थर्ड, ये पॉइंट्स हैं। केस नंबर थर्ड ये है f K इज इक्वल टू इंफिनिटी। किसके लिए लिखा जाता है, फॉर, यहां पर क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर मेटल्स। मेटल के लिए लिखा जाता है, तो K इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D माइनस T प्लस T बाई क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। बोलो सही है, 1 बाई इंफिनिटी तो 0 होता है, तो यहां से C निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D माइनस T। जेई में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट होती है उनके बीच में एक ऐसा मेटल प्लेट इंसर्ट की जाती है जिसकी डायमेंशन दोनों के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। देखो अगर T की वैल्यू बहुत कम हो जाए D से, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखी जाएगी, पहले भी एप्सिलॉन नॉट A बाई D थी, चेंज नहीं होगी। तो अब यहां पर क्या कर देते हैं, इसी केस पर आगे बढ़ते हैं। इसी केस में आगे बढ़ने से क्या है कि F D इज इक्वल टू T हो जाए। D इज इक्वल टू T का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जितना भी मीडियम है उस मीडियम को कंप्लीटली फिल कर दिया गया है मेटल से, और मेटल से फिल कर दिया जाएगा। तो यहां से देखो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो C की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इनफाइनाइट। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो ये केस नंबर थर्ड हो गया। यहां अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर फोर्थ है। केस नंबर फोर्थ क्या है,
केस नंबर 4 है कि ये जो फार्मूला हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं यहां पर लिख देते हैं, नोट डाल के लिख देते हैं अलग से। नोट में क्या लिख देते हैं कि if t is very very less than d then c फाइनल वाला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई में d ही बनेगा, और यहां पर जो c होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। ये जेई का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये t की वैल्यू अगर d से बहुत छोटी हो जाए तो जो c फाइनल होगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई में d आएगा। रीजन क्यों, यहां पर d माइनस टी को जब लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट d के बराबर ही तो लिख देंगे, तो d के बराबर लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई में d आएगा। और जो पहले एयर फिल थी उसका भी क्या था, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई में d, तो अब कोई चेंज नहीं आएगा। अगले केस पर बढ़ते हैं कि अगर एक से ज्यादा प्लेट रख दी जाए, केस नंबर क्या होगा, केस नंबर हो जाएगा फोर्थ केस। फोर्थ केस को ऐसे समझते हैं, यहां पर है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है, यहां कहीं पर दूसरी पैरेलल प्लेट है, कुछ इस तरह से। इनको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये डायलेक्ट्रिक्स भरे गए हैं इनके अंदर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। 3 अलग अलग प्लेट रखी गई हैं, कई सारी प्लेट्स हैं, ठीक है, कई सारी प्लेट्स रखी गई हैं। जैसा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K4 है। ठीक इसी तरह से Kn तक जाएगा। इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, T3 है, T4 है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो कैपेसिटेंस लिखी जाती है, तरीका सुनो, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, प्लेट एरिया A होगा तो A लिख देंगे, डिवाइडेड बाई यहां पर लिख देना, यहां से यहां का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन कितना है, वो है D, तो यहां लिख देना D माइनस जितने भी इसमें थिकनेस है उन सबको सम करके इसमें माइनस कर दो, तो यहां पर T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn हो जाएगा। मान लेते हैं n कैपेसिटर है तो ऐसा हो गया। अब क्या करना है, T बाई n ऐड करना है, तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट 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 Tn बाई Kn ऐड कर दिया। इस तरह से कैपेसिटेंस लिखी जाती है जब ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है, एक से ज्यादा। तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 से Tn, फिर T बाई के T बाई के T बाई के ऐड करते चले जाएंगे। तो मतलब कोई भी अगर तो ये हो जाएगी कैपेसिटेंस, किसकी कैपेसिटेंस है, तो अगर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है तब के लिए है। इसी केस को थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगला केस है केस नंबर फिफ्थ केस में क्या है, अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 से लगा करके Tn किसके बराबर हो जाए, D के बराबर हो जाए, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा फिर, और कैंसिल हो गया तो यहां पर C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो C इज इक्वल टू लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या लिखेंगे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn बनेगा। आई थिंक ये सारे फार्मूले जो निकल के आ रहे हैं स्पेशल केस के लिए वो समझ में आ रहे होंगे। तो अगर एक से ज्यादा प्लेट इंसर्ट की जाती तब ये फार्मूला लगाएंगे, पूरा मीडियम जो गैप है वही भर दिया जाता है अलग अलग स्लैब से, तो उसके लिए फार्मूला काम करता है। ठीक है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये सारे केस समझ में आए होंगे पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के लिए, कि यहां पर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक होगा, कैपेसिटर बनाया गया होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये निकल के आएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई में D माइनस T प्लस T बाई K बनेगा। अलग अलग केस बन गए, यहां पर एक जेई का क्वेश्चन था उसको समराइज किया, उसके बाद में यहां पर ये एक से ज्यादा के केस के लिए बना, और जब पूरी तरह से फिल कर दिया जाए तो ये केस बनेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हम लोगों ने देखा कि जो ये प्लेट होती हैं, प्लेट के ऊपर एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं।
और एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसा हो गया कुछ। ये दूसरी प्लेट हो गई, इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं, है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। कुछ इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज लिखे गए हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर इसकी वजह से यहां पर फील्ड लिखें, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो यहां पर जो फील्ड होगा इसके लिए, तो वहां पर फील्ड E1 होगा, पहले की वजह से होगा, और कितना होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। प्लेट एरिया ए और चार्ज के साथ में लिखने की कोशिश करें कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई में ए एप्सिलॉन नॉट, यहां पर 2 लिखा जाएगा। तो इसकी वजह से यहां फील्ड इतना बनेगा, इसकी वजह से यहां जो फील्ड बनेगा, ये फील्ड किधर होगा, तो ये फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट साइड में, और यहां पर जो फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। तो यहां फील्ड अगर इधर की तरफ बनेगा, इसकी वैल्यू लिखे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या फिर क्यू डिवाइडेड बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ये फील्ड बनेगा, E2 का फील्ड होगा, तो ये फील्ड उधर बनाएगा, यहां पर जो ये फील्ड बनेगा इधर बनेगा। तो अगर इसके ऊपर देखेंगे कि फोर्स किधर की तरफ लगेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा, माइनस चार्ज है माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगता है फील्ड के अपोजिट लगता है। तो फोर्स अगर फील्ड बना है राइट साइड में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहां होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ये F फोर्स लगेगा। और F की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, तो इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, हम जानते हैं कि अगर ये कोई फील्ड बना हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड है ही, यहां पर ये E है, इसके अंदर क्यू चार्ज रखा गया है, तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करता है फिजिकल टू क्यू E लगता है, ऐसा होगा। तो यहां से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं फिजिकल टू चार्ज, इसका चार्ज क्या है, माइनस क्यू चार्ज है इसका, और यहां पर फील्ड कितना बन रहा है, तो फील्ड बन रहा है क्यू डिवाइडेड बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट बनेगा। यहां से देखो F का जो फार्मूला निकल के आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट बनेगा। माइनस साइन ये क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो देखो दोनों प्लेटें क्या होंगी, पास आने की कोशिश करेंगी। तो दोनों प्लेटें अगर पास आने की कोशिश करेंगी तो इनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इनको सीमेंटेड रखते हैं या इनको माउंट करके रखा जाता है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से माउंट कर दिया जाता है इन्हें, ठीक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटर में, क्योंकि इनको चिपकने से रोकना है। एक बार अगर चिपक गई तो क्या होगा, क्योंकि एक बार अगर ये चिपक गई तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जाकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कैपेसिटर का कॉन्फ़िगरेशन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इनको फिक्स करके रखा जाता है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी ऐसे देख सकते हैं, यहां पर ऐसा फील्ड, ये एक्सप्रेशन समझ में आया फोर्स का, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। इसके अंदर जो नेट फील्ड बनता है उससे कंपेयर करके नहीं लिखेंगे कि ये होता है, इसको हम लिखेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, इसको हम चार्ज से मल्टीप्लाई करा दे तो निकल आएगा। तो ये फील्ड दोनों की वजह से है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से। कोई खुद की फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, कोई चार्ज दूसरे चार्ज की वजह से जो फील्ड बनता है उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहां पर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इसका फील्ड यहां लिखेंगे या इसका फील्ड यहां लिखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे उसके चार्ज से। माइनस साइन सिर्फ इतना बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, सीमेंटेड करके रखना पड़ेगा, इनको हम माउंट करके रखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे यहां पर एक प्लेट है, इसको फिक्स कर दिया गया है, यहां पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, यहां पर एक नेगेटिव प्लेट है, इस नेगेटिव प्लेट के साथ में एक स्प्रिंग को अटैच किया गया है ऐसा, ठीक है, और यहां पर इसे हिंज कर दिया गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K है, तो बताना है एक्सपेंशन जो होगा स्प्रिंग में वो कितना होगा। तो हम लोगों को पता है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेस हो जाए इधर की तरफ, तो अगर ये एक्स डिस्प्लेस होगा तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो kx होगा, और kx की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्स लगेगा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट, k यहां पर क्या है, तो k यहां पर है स्प्रिंग कांस्टेंट,
स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जाए तो इस तरह से लगा भी सकते हैं। यहां पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई होगी, तब ऐसा होगा, कुछ शिफ्ट हो गया होगा इधर। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई। तो इस तरह से फोर्स काम करता है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, कि अगर फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव होगा तो वो एक दूसरे की प्लेट को अपने पास लाने की कोशिश करेगा। प्लेटें पास आनी नहीं चाहिए, अगर एक बार टच हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर यहां पर कॉन्फिगरेशन ही नहीं बचेगा कैपेसिटर का। यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर पार्शियली फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक तो उसके लिए अलग अलग केस में कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। यहां पर देखा कंप्लीटली फील्ड हो तब कैसे करते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैलकुलेशन हो गई। साथ में यहां फ्रिंजिंग इफेक्ट या फिर हम एज इफेक्ट को देखा, और ये स्टेप्स क्या क्या होते हैं उन स्टेप्स को देखा। डिपेंडेंस देखी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, यहां पर डिपेंडेंस देखी कि कैपेसिटेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, और यहां पर कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा, उसका सर्किट पढ़ा कि कैसा होता है, और प्रैक्टिकल कैपेसिटर का सर्किट कैसे बनाया जाता है। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। और यहां पर पढ़ा कैपेसिटर की डेफिनेशन, चार्ज कैसे स्टोर करता है, एनर्जी कैसे स्टोर करता है, सारा डिस्कशन किया गया। और यहां पर स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पढ़ी, डेफिनेशन, यूनिट्स पढ़ लिया, और ये पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इतनी सारी चीजों को हमने आज कवर किया। अगले क्लास में हम जो बचे हुए स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, साथ में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, इन सब की कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इस कैपेसिटर के फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।